हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग आ गए हैं एक छोटा टॉपिक लेके, छोटा सा लेक्चर है ये। इसका नाम है आपका सिलेक्शन ऑफ मटेरियल साइंस का। और यहाँ पर ये चैप्टर टॉपिक थोड़ा छोटा है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, मतलब हर साल ऑलमोस्ट 4 मार्क्स का, समटाइम शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ये आ जाता है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो हम लोग बात करने वाले हैं सिलेक्शन ऑफ मटेरियल के बारे में। पहले तो मैं आपको बता दूं कि सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स का इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि अगर आप एग्जाम में जब लिखते हैं तो समटाइम हमें कुछ बातें एक्स्ट्रा भी लिखनी पड़ती हैं जो टॉपिक से रिलेटेड होती हैं और डायरेक्ट नहीं पूछी जाती, इनडायरेक्टली पूछी जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। आपने क्या किया, आपको कोई मटेरियल, कोई पीस बनाना है, फॉर एग्जाम्पल बाइक का आपको कोई पार्ट बनाना है। अब जब आपको बाइक का पार्ट बनाना है तो हमारी जब जितनी भी नई बाइक्स आ रही हैं उसमें आजकल सेफ्टी के साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखा जा रहा है, वो है आपका कॉस्ट। कुछ बाइक आपने देखी होंगी, वो उनकी कॉस्ट कभी भी 1 लाख से ऊपर, अगर आप मैं बोले 1 लाख की स्प्लेंडर मिल रही है तो आप यकीन भी नहीं करोगे, बिकॉज आप समझते हो कि उसकी जो कॉस्ट है वो मिनिमम ही है, मिनिमम वही 50, 60, 70 के अराउंड आपको मिल जाएगी। कॉस्ट पे ध्यान रखना। अब कॉस्ट जो है वो कहां से कम करी जाती है, तो सबसे पहली जो कॉस्ट कम करी जाती है बच्चों, वो कम करी जाती है मटेरियल से। अगर आपका मटेरियल सस्ता होगा तो आगे कॉस्ट ऑब्वियस इजी हो जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा तो मटेरियल लगेगा ना। मैं कहूं कार का, अगर आप कार बना रहे हैं उसका मटेरियल आपको मैं सस्ता दिला दूं तो आपकी टेंशन ही खत्म हो गई, आपकी कॉस्ट सेविंग हो गई। तो जैसे कि आप देखो ना, नैनो ने 1 लाख की कार बनाई, नैनो मतलब टाटा ने बनाई, 1 लाख की कार बनाई, लेकिन बिकी मतलब उतने की स्ट्रेंथ नहीं थी। तो बाकी हमें देखना पड़ेगा कि आपने मटेरियल लेके बना तो दी, लेकिन अगर आपके सारे पैरामीटर जो हैं उसमें फिट नहीं हो रहे ना, तो सिर्फ कॉस्ट एक पैरामीटर नहीं है, कॉस्ट भी एक पैरामीटर है। ध्यान रखना, कॉस्ट भी एक पैरामीटर है। तो हमें बहुत सारे पैरामीटर्स को स्टडी करना पड़ता है। मैंने बहुत डिटेल में लिखे, बिकॉज आई थिंक कि आप लोग इंजीनियर हैं तो आप लोग खुद अपने आप बना के लिख लेंगे। मेरा बेसिक पर्पज है समझाना, फिर भी आप ये सब नोट कर लीजिएगा और इसके ऑलरेडी नोट्स आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। एंड मैंने ई बुक इसकी इसी टॉपिक की सेम अपलोड करी है, उसके अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बच्चों मैकेनिकल स्ट्रेंथ के बारे में। मैकेनिकल स्ट्रेंथ सुन लो, आप लोग को जो अच्छा लगता है वो आप अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लेना। बच्चों मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या होता है, जब आप किसी भी मटेरियल के ऊपर जब आप लोड लगाते हो तो लोड लगाने पर वो मटेरियल टूटेगा, फ्रैक्चर होगा, उसे टूटने को फ्रैक्चर बोलते हैं। तो कोई मटेरियल मैक्सिमम कितना लोड अपने ऊपर ले ले और फ्रैक्चर ना हो, द कैपेसिटी ऑफ दैट लोड इज कॉल्ड द स्ट्रेंथ ऑफ दैट मटेरियल। ये जो आपका पूरा का पूरा आपका एक सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, वो पूरा इसी के ऊपर है। यहां पर हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं बस वो। तो बेसिकली क्या है, हम इसको बोल सकते हैं हाउ मच लोड कैन बी बियर बाय मटेरियल विदाउट फ्रैक्चर। तो बिना फ्रैक्चर के कोई मटेरियल, तो किसी भी मटेरियल को हमारा पहला क्राइटेरिया होता है कि स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। अब देखो ना, पूरी मटेरियल साइंस छोड़ो, पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर या पूरी सिविल इंजीनियरिंग के अंदर सबसे ज्यादा मेटल कौन सा यूज होता है, आयरन, लोहा। भले उस पर कोरोजन होता है बट स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। तो हम लोग प्राइमरली क्या देखते हैं, स्ट्रेंथ देखते हैं, स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए। दूसरा आता है आपका डक्टिलिटी। डक्टिलिटी सेकंड क्राइटेरिया, सेकंड इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। अब डक्टिलिटी इंपॉर्टेंट क्यों है, एक बात बताओ सिंपल। मैंने आपसे बोलूं, मैंने आपको नमक के कुछ पीसेस दे दिए, नमक के जो डली वाला नमक आता है, और मैंने बोला कि एक काम करो, इससे आप कुछ मटेरियल बना लो, कुछ इससे काम की चीज बना लो। अब आपने कहा स्ट्रेंथ तो बहुत है, टूटते तो है नहीं है, उनको तोड़ना पड़ता है हथौड़ी से, हाथ से नहीं टूट रहे आपके, स्ट्रेंथ ठीक है आ गई, लेकिन वो ब्रिटल होते हैं, उनको आप मारो ऐसे चकनाचूर हो जाएंगे। तो ब्रिटल मटेरियल जो क्या होता है उसमें ना डक्टिलिटी नहीं होती, इलास्टिसिटी नहीं होती। अगर डक्टिलिटी होती है तो वो बेसिकली स्ट्रेंथ से रिलेटेड है, मतलब वो टूटे नहीं लेकिन अपने जिस शेप में हम चाहते हो शेप में कन्वर्ट हो जाए। सोचो ना, अगर डक्टिलिटी मटेरियल हमारा क्राइटेरिया नहीं होता, जितने भी आपके वायर्स बनती हैं सब डक्टिलिटी बेस है, सारा का सारा सरिया जो बनता है सब डक्टिलिटी बेस है। इवन आपके जितने पाइप बनते हैं, आयरन के पाइप बनते हैं, वो सब डक्टिलिटी बेस मटेरियल तो है। तो डक्टिलिटी इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर एनी मटेरियल, जिसको हम लोग को लेना पड़ेगा। इट इज रिलेटेड टू स्ट्रेंथ, क्योंकि स्ट्रेंथ ऐसा तो है नहीं कि आप उसको वायर में कन्वर्ट करोगे, टूटना नहीं चाहिए, फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए। बट इन द कोल्ड वर्किंग, अब मैं आपको कोल्ड वर्किंग समझाता हूं क्या होता है। देखो ध्यान से सुनना, एक टेम्परेचर होता है जो हम आगे पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। चाहे तो नोट कर लेना शब्द को, रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। आपको ने लास्ट लेक्चर में बताया था कि हर एलिमेंट अपना एक राउंड, शायद लाइव क्लास में बताया होगा, मैं नहीं लेक्चर बता पाया, तो हर मटेरियल, इसको समझ लो, हर मटेरियल जो होता है ना उसके अंदर ऐसे करके राउंड करके जो क्रिस्टल्स होते हैं, एटम होते हैं, राउंड होते हैं। ठीक है, तो अगर आपने किसी भी मटेरियल को
किसी भी मटेरियल को एक पर्टिकुलर, हर सबका अलग अलग होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक गर्म करा, गर्म करने के बाद उसके क्रिस्टल ने अपने आप को दोबारा से, वो भले कैसे भी हो गए थे ड्यू टू सम रीजन, और वापस से गोल गोल मतलब राउंड होना शुरू हो गया, उसको बोलते हैं रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। ये सबका अलग अलग होता है। अगर आपने ये क्वेश्चन वाइवा के अंदर पूछा था कि कोल्ड वर्किंग हॉट वर्किंग में क्या फर्क होता है, अगर किसी मटेरियल को आपने रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर तक गर्म करा और गर्म करके उसको आपने ऐसे हैमरिंग कर दी, तो उसको बोलते हैं कोल्ड वर्किंग। और रीक्रिस्टलाइजेशन से ऊपर गर्म करा, उसके बाद आपने उस पर कोई भी ऑपरेशन करा, मतलब चाहे हैमरिंग हमने कुछ भी ऑपरेशन करा, तो उसको हम लोग बोलेंगे हॉट वर्किंग। मतलब आप 0 डिग्री से लेके 0 नॉर्मल, 0 नहीं बोल सकते, 25 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर हमारा, 25 डिग्री सेल्सियस से लेके, और रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर हम मान लेते हैं रीक्रिस्टलाइजेशन, जैसे कि अगर एल्यूमिनियम का लेते हैं शायद 150-200 के आसपास का होता है, तो 0 से लेके 200 तक आप कब कितने में भी गर्म करके उसको हैमरिंग कर दो, उसका कोल्ड वर्किंग। तो कोल्ड वर्किंग वर्ड समझ आ गया होगा, दोबारा भी समझाऊंगा, डोंट वरी। तो कोल्ड वर्किंग जब हम लोग करते हैं तो आप सिंपल समझो, आपने एक मटेरियल उस पर ऐसे हथौड़ा मार दिया, उसे बोलते हैं कोल्ड वर्किंग। कोल्ड वर्किंग में जब ना आप करते हो तो क्या होता है, जब कोल्ड वर्किंग जब भी करते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ तो बढ़ती है बट डक्टिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि लिमिट का बढ़ेगा ही नहीं, फ्रैक्चर हो जाएगा, टूट जाएगा। तो उसको हम लोग हीट ट्रीटमेंट करते हैं और हीट ट्रीटमेंट करके दोबारा से उसके करते हैं, तो ये हम लोग करते रहते हैं। देखो यार, तो बट कोल्ड वर्किंग स्ट्रेंथ इंक्रीज एंड डक्टिलिटी डिक्रीज। तो कोल्ड वर्किंग समझ आ गया आपको। सिंपल कोल्ड वर्किंग का मतलब होगा कि आप कोई भी ऑपरेशन कर रहे हो, हैमरिंग कर रहे हो, बेंडिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बट आपने उसको जो गर्म करा वो रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से नीचे गर्म करा, और रीक्रिस्टलाइजेशन के बाद अगर गर्म करके ऑपरेशन करा तो उसको हम क्या बोलते हैं, हॉट वर्किंग बोलते हैं। तो कोल्ड वर्किंग में डक्टिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इसलिए हम लोग सरिया वगैरह गर्म करके जनरली बनाते हैं। अच्छा, अब आता है डिजाइन फिन। डिजाइन एक्चुअली आप जो समझ रहे हो वो नहीं है, ये ईडी इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं है। यहाँ डिजाइन का मतलब क्या है, जब हमने किसी को बना दिया तो उसको जो फेलियर होगा वो किस वजह से हो रहा है। और सबसे गंदा फेलियर पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर, इवन मैं तो मैकेनिकल बोल रहा हूँ, किसी भी इंजीनियरिंग के अंदर सबसे गंदा फेलियर एक ही होता है, वो होता है फटीग फेलियर, जो मैंने यहाँ शब्द लिखा है। फटीग फेलियर समझो क्या होगा, आप ऐसा समझो कि आप चलते हुए जा रहे हो और अचानक से आपका घुटना टूट जाए, मतलब ऐसा कभी होना किसी के साथ, आप चलते हुए जा रहे हो और आपका घुटना अचानक टूट जाए, तो ये क्या होगा, मतलब आपको घुटने ने बताया भी नहीं कि दर्द भी नहीं हुआ, डायरेक्ट टूट गया, आप तो वहीं बैठ जाओगे। जैसे एक बार मैं अपनी बाइक लेके जा रहा था और बाइक ने क्या किया, एक स्पीड ब्रेकर था, मैंने बाइक बहुत पुरानी पापा की बाइक थी, 2004 मॉडल समझो आप। तो जैसे उसने वो क्रॉस करा ब्रेकर को, पूरी के पूरा चेसी जो मतलब जो बाइक का फ्रेम था बैठ गया वो, और मुझे रिक्शे से बाइक ले जानी पड़ी। तो इसे बोलते हैं फटीग फेलियर, मतलब आपका पंखा चलते चलते पंखुड़ी टूट के बाहर आ जाए अचानक से, उसे बोलते हैं फटीग फेलियर। तो हम डिजाइन चेक करते हैं, हम तो हमें चेक करते हैं कि उसके अंदर फटीग फेलियर नहीं होना चाहिए। फटीग मतलब कि मटेरियल थक गया और वो पता नहीं कब टूट जाएगा। फटीग का मतलब थकान समझो आप। तो मटेरियल भी थक जाते हैं। आपको मैं बता दूं, आपको नहीं पता तो आप लोग को, जैसे कि आपका मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी एक सब्जेक्ट आएगा, उसमें आप लेथ मशीन पढ़ेंगे। लेथ मशीन में एक चक होता है जो घूमता है। अगर लेथ मशीन के चक को जिस मैन्युफैक्चरर ने बनाया, उसने बोला 10 साल इसकी डेट है, तो उस पर डाल के देगा 10 साल डेट। 10 साल बाद आप उस चक को बेच नहीं सकते, पता है आपको, चाहे वो बिल्कुल सही चल रहा हो, और उसको चला भी नहीं सकते। क्यों, रीजन क्या है, अगर उसने 10 साल लिख के दिया, इसका मतलब उसने मटेरियल को चेक करके दिया होगा कि 10 साल तक इसमें फटीग फेलियर नहीं होगा एटलीस्ट। और अगर 10 साल बाद अगर आपने उसे बेचा और वो अगर कहीं टूटा तो आपको पुलिस लेके चली जाएगी। ये भी इंजीनियरिंग मटेरियल्स का एक डिसएडवांटेज होता है। रीजन क्या है, वो चक चलते चलते 15,000 के आरपीएम पे, 10,000 के आरपीएम पे, अगर तेज वाला है, धीमे वाला है तो 2,000 के आरपीएम पे अगर वो से टूट गया लोहे का चक, सोचो क्या होगा। लोहे का चक समझ रहे हो ना आप, लोहे का चक ऐसे टूट जाएगा। अगर वो पूरा टूट गया तो आप अंडरस्टैंड करो कि कहाँ कहाँ उसके पीसेस जाएंगे। तो डिजाइन में देखते हैं हम उसका फटीग फेलियर नहीं होना चाहिए, तब उसको हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, फटीग समझ गया ना, फटीग अचानक से टूट जाना, इसको फटीग। इसके बाद बच्चों अगला आता है स्टेबिलिटी। यहां पर स्टेबिलिटी का हमारा जो मेन पर्पस है वो है आपका टेम्परेचर स्टेबिलिटी, कि अगर टेम्परेचर फ्लक्चुएट हो रहा है, क्योंकि देखो एनवायरनमेंट में तो होगा ही होगा। अब आप ऐसा नहीं बोल सकते ना, जैसे आप अपनी कार खड़ी कर देते हो धूप में, तो वहां दिन में धूप है, शाम को छाएं हैं। आजकल जैसे कि सर्दियां हल्की से हल्की आ गई हैं, जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो उस टाइम क्या है कि सर्दियां जब आ जाती तो रात में टेम्परेचर कम हो जाता है। तो बार बार जब टेम्परेचर बदलेगा तो मेटल स्टेबल है कि नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि गर्म होने पर मेटल फैलता है, ठंडा होने पर कम होता है। गर्म होने पे फैलेगा, ठंडा होने पे कम होगा, तो ऐसे तो उसकी स्ट्रेंथ लूज हो जाएगी। तो उसकी वो स्टेबल रहना चाहिए, टेम्परेचर स्टेबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर। ये हमारा चौथा क्राइटेरिया है। पांचवा क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, अवेलेबिलिटी। अब एक बात बताओ, हमारा एक मटेरियल बहुत अच्छा है लेकिन मिलता हिमालय पे है, वो यहाँ मिलता ही नहीं आसपास, वो है ही नहीं, अवेलेबल नहीं है। अब एग्जांपल के लिए इंडिया की बात करें, इंडिया वन में लाइट की दिक्कत आ रही बहुत ज़्यादा, कि लाइट नहीं, काम हो न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा लो। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट हम लगा भी लें, हमारे न्यूक्लियर जो आपका वो होता है मटेरियल वो है ही नहीं, यूरेनियम मिलता ही नहीं हमारे देश के अंदर।
हमें खरीदना पड़ता है यूरेनियम, फायदा क्या होगा? अब मान लो कभी यूरेनियम खरीद रहे हैं, किसी दिन महंगा हो गया, हम डिपेंडेंट हो जाए किसी और कंट्री के ऊपर। तो अवेलेबिलिटी इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। लेकिन हम लोग ये एंड में क्यों रखा? क्योंकि रीजन क्या है ना, हमारे पास जब हम लोग डिजाइन करते हैं तो अवेलेबल तो हम करा ही लेंगे, सीधी सी बात है, लेकिन या दूर से भी लेंगे। अब कई चीज़ें ऐसी होती है, हम सोलर पावर प्लांट बनाते हैं या हम लोग स्पेसशिप बना रहे हैं, तो उसके कुछ मटेरियल हमें अवेलेबल कम है, बट हमें उनकी बाकी क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है, उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, तो हम मंगा लेंगे बाहर किसी देश से। लेकिन कुछ के अंदर कहीं कहीं पर अवेलेबिलिटी ना टॉप पे आ जाती है, तो अवेलेबल होगा तभी तो बनेगा ना। लेकिन फिर भी हमारे लिए पहले स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट है, उसके बाद फटीक फेलियर नहीं होना चाहिए, हर टेम्परेचर स्टेबल होना चाहिए, उसके बाद देखेंगे वो भैया मिलता है कि नहीं मिलता। तो जब रिसर्च शुरू कर जाती है ना मटेरियल की, तो पहले उसकी हम लोग लैब में उसकी स्ट्रेंथ चेक करते हैं, फिर डक्टिलिटी चेक करते हैं, फिर उसका डिजाइन फैक्टर चेक करते हैं, फिर स्टेबिलिटी चेक करते हैं। जब मिल जाता है अब देखते हैं कि वो अवेलेबल है कि नहीं है। अगर अवेलेबल है तो उस पर काम आगे शुरू करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे, सिंपल लॉजिक। तो हम पहले ये चेक करते हैं, फिर ये रिसर्च का विषय है, क्योंकि हम मेटेरियल सिलेक्ट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन, किसी पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अगला है फैब्रिकेबिलिटी। इसका मतलब समझो, फैब्रिकेट करना, बनाना, हिंदी में इसका मतलब बनाना होता है। भैया अवेलेबल है, सब कुछ सही है उसके अंदर, लेकिन उसमें बेंडिंग नहीं हो पाती, वो मशीन पे नहीं काम कर पाता, वो टूटता तो नहीं है, लेकिन मशीन पे हम फैब्रिकेट करने की कोशिश करते हैं तो फैब्रिकेट नहीं हो। फैब्रिकेट में वेल्डिंग एक आता है, वेल्डेबिलिटी, उस वेल्ड नहीं हो पाता वो। अब बताओ क्या फायदा? तो सब कुछ सही है उसके अंदर, मतलब सब स्ट्रेंथ भी सही है, डक्टाइल भी है, मटेरियल सब कुछ है, ठीक है, अवेलेबल है, लेकिन वो फैब्रिकेट नहीं हो पाता, उससे हम कुछ बना नहीं सकते, तो हमारे लिए बेकार हो जाएगा। हम तब चेक करते हैं अवेलेबल भी। आप देखो इससे कुछ बन सकता है कि नहीं बन सकता। जैसे कि द मटेरियल इज नॉट फैब्रिकेबल, देन नो मैटर इट्स अवेलेबल और नॉट। फैब्रिकेबल नहीं है, उससे कुछ बना नहीं सकते, तो फायदा क्या? वो अवेलेबल कितना भी हो मार्केट में, हमें क्या करना है भाई? इस एग्जांपल के रेत इतना सारा पड़ा हुआ है, बट रेत वो काम का तो नहीं है। अगर इसी रेत से एनर्जी बना लो, आप सोचो कितना रेत अवेलेबल है दुनिया में, रेगिस्तान को रेत से भरा हुआ है, और उसी रेत का अब वो रेत में हमारे पास कुछ ऐसा जुगाड़ बन जाए कि इस रेत से एनर्जी बन जाए, सोचो एनर्जी की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो हर चीज अवेलेबल तो है, लेकिन उससे कुछ बन ही नहीं पा रहा, तो फायदा क्या? नेक्स्ट इज कोरोजन रेजिस्टेंस। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरोजन का मतलब सिर्फ जंग मत समझना। कोरोजन का मतलब क्या होता है? हर मटेरियल का अलग अलग कोरोजन होता है। जैसे एल्युमिनियम इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सबको पता होगा, लेकिन एल्युमिनियम के ऊपर जब एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर आ जाए ना, तो वो इट्स अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और वो उसका आगे खैर कोरोजन रेजिस्टेंस अच्छा वो तो बेटर होता है। लेकिन अगर हमारे पास बहुत सारे मेटल, भाई हम लोग यूज करेंगे मटेरियल को। अब आप एग्जांपल देखो, हमें क्या करना है, ऑयल की पाइपलाइन है, वहां हमें ऑयल को लेके जाना है, तो ऑयल कैसे जाएगा? पाइपलाइन के अंदर जाएगा। अब पाइपलाइन हम प्लास्टिक की बना नहीं सकते, क्योंकि प्लास्टिक जो होगा वो रिएक्ट कर जाएगा ऑयल के साथ हाई टेम्परेचर पे। अगर हमारा गर्म कोई हाई टेम्परेचर पे ऑयल जाता है, ठीक है, या पढ़ेंगे आप पावर प्लांट वगैरह के अंदर, अब हाई टेम्परेचर पे प्लास्टिक, तो हम लोग लोहा यूज कर लो। अब लोहे की प्रॉब्लम क्या है? वो कोरोजन हो जाता है। हमने कॉपर यूज कर लो, कॉपर के अंदर से कोरोजन हो जाता है। तो हमें देखना पड़ेगा कि कोई से भी एनवायरमेंट के अंदर वो डिग्रेड नहीं होना चाहिए। चाहे वो आप लोग सिर्फ हवा सोच रहे, हवा नहीं होती, आपके अलग अलग मटेरियल्स होते हैं, अलग अलग। आप सोचो एप्लीकेशन, मान लो किसी अब एक केमिकल के अंदर है, मान लो हम एग्जांपल के लिए हम लोग केमिकल फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, वहां सोचो उस लेवल से भी सोचो कि कोरोजन नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा मेटल, अब हर चीज मेटल की सही थी, सब कुछ था, लेकिन वो खराब हो जाता था जैसे उसे यूज करते थे, तो फायदा कुछ नहीं। जैसे वो केमिकल से, एयर से, सल्फर से, ऑक्सीजन से, अलग केमिकल होते हैं ना, किसी से रिएक्शन करके खराब हो गया तो हमारे लिए बेकार हो जाएगा। अब लास्ट एंड बट नॉट लीस्ट, सारे सब कुछ सही था, कोरोड भी नहीं होता था, सब कुछ नहीं होता था, लेकिन इतना महंगा आता था कि बिकेगा नहीं मार्केट में, तो फायदा क्या बना के उससे? अब हमने बना लिया लेकिन मार्केट में बिक नहीं रहा। तो कॉस्ट इज अ इंपॉर्टेंट फैक्टर, बट कॉस्ट इज अ लास्ट फैक्टर, ध्यान रखना। भाई सोचो, यहां से जब आपका स्पेसशिप भेजा जाता है तो वहां कॉस्ट प्राइमरी फैक्टर होता है कि स्ट्रेंथ प्राइमरी फैक्टर होता है? पर अगर सस्ता बहुत था, ऊपर जाके फट गया तो बेनिफिट नहीं ना कुछ भी। तो कॉस्ट हम लोग तब सोचते हैं कॉस्ट के बारे में, हमने कहा भाई सब कुछ सही है, इसे मार्केट में ला सकते हैं। जैसे ई रिक्शा थे, ई रिक्शा में स्ट्रेंथ नहीं थी पहले अच्छी, ठीक है, तो पहले स्ट्रेंथ डेवलप की गई, अच्छी बैटरी डेवलप की गई, तब आएगा, फिर एंड में कॉस्ट के बारे में बात की कि हाँ भाई इतने कॉस्ट में लोग बेच सकते हैं। तो कॉस्ट हमारे लिए तब आता है जब लोग इंजीनियरिंग पैरामीटर सारे हमारे ठीक हो जाते हैं, उसके बाद हम कॉस्ट की बात करते हैं। और भी बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, लेकिन आपके जो क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और आपसे पूछेंगे 8 पैरामीटर में। जब पेपर एग्जाम में तो बहुत ज्यादा मत लिखना, एक एक लाइन लिख लिख के चले आना। या फिर इसमें 10 मार्क्स का शॉर्ट नोट्स आता है, जो आपके 20 मार्क्स से क्वेश्चन नहीं आते लास्ट वाले सेक्शन में, उसमें 20 मार्क्स का शॉर्ट नोट्स आएगा कि राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन द सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ द मटेरियल। तो आपको ये 8 पॉइंट लिखने, तब इनको हल्की डिटेल थोड़ी ज्यादा लिख देना बस, ठीक है। तो अभी आप ये 8 पॉइंट उतार लेना कॉपी के अंदर, और जो भी आपको लेक्चर में इंपॉर्टेंट चीज लगी वो उतार लेना, और कोई डाउट होगा तो हम लोग लाइव क्लास में सॉल्व कर लेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।